किसान भाई नमस्कार। आज का जो ये वीडियो हमने बनाया है, इस वीडियो को बनाने के लिए मनोली ग्राम संपदा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ग्राम मनोली, जिला सोनीपत, हरियाणा ने किसान संचार कंपनी से यह अनुरोध किया कि किसान जो कि कंपनी के सदस्य बनना चाहते हैं, उनके कुछ सवाल हैं। उन सवालों का उत्तर किसानों को चाहिए ताकि वो कंपनी के बारे में अपनी एक समझ बना सकें। तो साथियों, पहला जो सवाल हमारे पास आया वो ये आया कि कंपनी का आधार क्या है। जैसा कि आपको इसके नाम से पता लगता है, मनोली ग्राम संपदा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, कि यह एक लिमिटेड कंपनी है जो कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं उनके तहत इस कंपनी का गठन किया गया है। ये एक वैलिड कंपनी है जो कि किसानों के साथ, किसानों के द्वारा पूरा जो व्यापार है, एग्री बिजनेस का सेक्टर है, उसमें प्रत्येक काम करने में सक्षम है। इस कंपनी का गठन 10 अगस्त 2016 को हुआ है और कंपनी का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो ग्राम मनोली सोनीपत के अंदर स्थित है। और यह कंपनी पूरे भारतवर्ष में कृषि से संबंधित जो व्यवसाय है उसको कर सकती है। तो इस कंपनी का जो आधार है वो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 है और कंपनी का जो लक्ष्य है वो ये है कि एग्री बिजनेस जो सेक्टर है उसके अंदर गतिविधियां करके लाभ कमाना और लाभ जो है वो किसानों के अंदर वितरित करना। जैसे कि आपको पता होगा साथियों कि कंपनी जो होती है उसके मालिक शेयर होल्डर होते हैं और प्रोड्यूसर कंपनी, जिसको हम उत्पादक कंपनी बोलते हैं, उसके सभी जो मालिक हैं यानी जो शेयर होल्डर हैं वो किसान हो सकते हैं। किसान इस कंपनी के अंदर अपना पैसा इकट्ठा करते हैं जिसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। एक शेयर 10 रुपये का होता है। यदि कोई किसान 10,000 रुपये इस कंपनी में लगाना चाहता है तो उसको कंपनी 1,000 शेयर देगी, जिसके बदले उसको 10,000 रुपये कंपनी के अंदर जमा करने होंगे। जब वो 10,000 रुपये कंपनी में जमा कर देगा तो ये 10,000 रुपये कंपनी की पूंजी बन जाएंगे और जो कंपनी है इस पूंजी को लगाकर बिजनेस करेगी और बिजनेस करने के बाद जो लाभ होगा वो लाभ जिस किसान के पास जितने शेयर हैं, प्रति शेयर लाभ जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें निकाल के बताएगा साल के बाद कि हमारे को प्रति शेयर इतना लाभ हुआ है। और उसके बाद जो सरकार की फॉर्मेलिटी होती है, कोई टैक्स होता है, वो सब पे करने के बाद किसानों को जितने शेयर उनके पास हैं उसके हिसाब से वो लाभ उनके अंदर वितरित कर दिया जाएगा। अगला सवाल जो साथियों हमसे पूछा गया है कि हम इस कंपनी में क्या क्या काम कर सकते हैं। साथियों, जो किसान उत्पादक कंपनी होती है, बेसिकली किसान जो भी उत्पादन के काम कर रहे हैं, जो उत्पादन का काम है, प्रोसेसिंग का काम है, बेचने का काम है, वो सारे काम एग्री बिजनेस की कैटेगरी में जो आते हैं वो सभी काम ये कंपनी कर सकती है। अब मैं आपको बारी बारी बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन करने के लिए हमारे को किसानों को इनपुट की जरूरत पड़ती है, जैसे बीज है, खाद है, दवाई है, कोई तकनीकी सलाह है या कृषि यंत्र हैं, पाइप हैं। ये जो सारी चीज़ें हमारे कृषि उत्पादन के लिए की जरूरत पड़ती है, इन सब कामों के लिए आज किसान अपने अपने स्तर पर अकेला जाके दुकानों से खरीद के लाता है। अब इससे होता क्या है कि जब व्यक्ति अकेला जाता है तो उसको अधिकतम मूल्य के ऊपर ये सामान खरीदना पड़ता है। जो कंपनी के यदि सदस्य किसान हैं, कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो वो किसान कंपनी को बताएंगे कि हम ये वस्तुएं खरीदना चाहते हैं। तो कंपनी सबसे पहले ये देखेगी कि भी हमारे पास कितने किसानों का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कंपनी ये पता करेगी क्या किसी सरकारी महकमे द्वारा, किसी विभाग द्वारा या किसी और सिस्टम के द्वारा कहीं से कोई छूट या सब्सिडी उपलब्ध है। यदि उपलब्ध है तो उसका क्या पैरामीटर है। ये पता करने के बाद कंपनी, जो ये उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, जो कृषि आदान बनाती हैं, कोई बीज बनाता है, कोई दवा बनाता है, कोई पाइप बनाता है, उन कंपनियों से कोटेशन मांग के एक रेट तय करने का प्रयास करेगी, जिससे किसानों को सबसे सस्ते मूल्य पे सबसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ बिना किसी बिचौलिए के सीधी कंपनी तक पहुंच जाए। उसके बाद कंपनी अपना कुछ जो मैनेजमेंट का खर्चा है वो निकाल कर वो सस्ते से सस्ता सामान, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का सामान अपने किसानों के लिए उपलब्ध करा देगी। और
जैसा कि अभी हमें भारत सरकार के द्वारा जो जितने भी जानकारियां आ रही हैं, अखबार में छप रहा है, अब ऐसा महसूस होने लगा है कि भारत सरकार भी चाहती है कि किसान जल्दी से जल्दी अपने आप को प्रोड्यूसर कंपनियों के अंदर में शामिल हो जाएं, ताकि जो योजनाएं हैं उनके अंदर भी प्रोड्यूसर कंपनियों को शामिल किया जा सके और किसानों को सीधे लाभ सरकार कंपनियों के माध्यम से ये लाभ किसानों तक पहुँचा दे। अब हम इसके अंदर जो हमारी और क्या कंपनी काम कर सकती है। अब जब बात आएगी सामान को बेचने की, देखिए साथियों, ऐसा कई बार किसान ऐसा मतलब सोच लेते हैं कि ये कंपनी बन गई, अब सारा काम कंपनी करेगी, किसान तो सिर्फ प्रोडक्शन करेगा। ऐसा नहीं है। हम जैसा भी खेती कर रहे हैं हम वैसे ही खेती करते रहे हैं पहले शुरू में। उसके बाद जब कंपनी के हम सदस्य बन जाते हैं तो कंपनी के जो लाभ हैं वो पहले हम कंपनी से वो सस्ते आदान और चीज़ें, तकनीकी सलाह, ऐसी चीज़ें हम कंपनी से प्राप्त करना शुरू करें। अब बात आएगी जब मार्केटिंग की, तो कंपनी अपने स्तर पर यह प्रयास करेगी कि कोई ऐसी संस्था, ऐसी कोई इंडस्ट्री, कोई सामान बेचने वाली कोई रिटेल चेन, उससे हमारी बात हो जाए और हम किसानों का कुछ एग्रीमेंट, कुछ टाई अप उनके साथ करा दें। जब यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट या टाई अप हमारी कंपनी के साथ हो जाता है तो वो कंपनी हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताएगी कि हमारे को इतने टन यह फसल इस क्वालिटी की, इस क्वांटिटी की हमारे को इस तारीख को चाहिए, जिसका हम इतना भाव आपको दे सकते हैं। ये जो सारी शर्तें हैं, ये शर्तें हमने खुद अपने स्तर पे अपना दिमाग लगा के मैनेज करनी है, क्योंकि हम ये जो शर्तें हैं वो यदि हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और कंपनी अपनी मनमानी शर्त पे हमारे पास आ जाएगी तो उस समय हम वो फसल उसको बेचने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब कामयाब नहीं हो पाएंगे तो हमारी कंपनी वाला जो प्रोजेक्ट है ये कोई ज़्यादा फिर उसमें कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, जब भी कोई ऐसी बात आती है, जब कंपनी आपके सामने प्रस्ताव रखती है कि हमने एक फलानी कंपनी से बात करी है कि इसके अंदर ये हमारे को सामान पैदा करना है, तो किसान उस समय मिलकर अपना एक शेयर डिवाइड कर सकते हैं कि 2 एकड़ मैं लगा लूँगा, 2 एकड़ आप लगा लेंगे, 3 एकड़ आप लगा लेंगे, ताकि एक साइजेबल क्वांटिटी बन जाए और हम उतना ही रिस्क लें इसके अंदर जितना हम रिस्क मैनेज कर सकते हैं। हमें आंख बंद करके इसमें कूदने की बिल्कुल कोई जल्दी कोई आवश्यकता की हमारे को नहीं है इसके अंदर। हम पहले ये देखें कि हम कितना इसमें रिस्क उठा सकते हैं, उतना ही कैलकुलेटेड रिस्क हम इसके अंदर अपना लें और उसके बाद हम बराबर बाजार पे अपनी जो निगाह है वो बना के रखें। और जब हमारी प्रिक्वायरमेंट की बात आती है तो जो हमारी किसान उत्पादक कंपनी है वो पहले आपसे खरीदेगी, आपसे खरीदने के बाद उसको पैक करेगी, अपने हिसाब से ग्रेड करेगी, ग्रेड करने के बाद में वो कंपनी को सामान भेज दिया जाएगा। ये जो कंपनी बीच में लाई गई है इसके लिए, इसका पर्पस ये है कि जो काम आप नहीं कर सकते, आपका अधिकतम जो काम है वो खेत को फसल जो पैदा करने में आपका जो समय उसमें लगता है, जो मार्केटिंग का काम है, जो पैकेजिंग का काम है और जो दूसरे साधन इकट्ठे करने हैं उसका काम है, ये सारे जो काम है ये कंपनी ये काम कर सकती है। इसके अलावा कंपनी एक ऐसा मंच होता है जिसके ऊपर सभी लोग जुड़ सकते हैं। जैसे कोई आपका तकनीकी सलाहकार है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कंसल्टेंट है, ऐसे लोगों को कंपनी अपने जरिए लाकर और आपकी जो फसल उत्पादन संबंधी जो समस्याएं हैं उसका निवारण कर सकती है। तो साथियों, हमने ये इस बात को समझा कि कंपनी क्या क्या कर सकती है। अगला सवाल हमारे पास है कि किसानों को कंपनी में जोड़ने के लिए क्या करना है। किसान भाइयों, किसानों को इस किसान उत्पादक कंपनी में जुड़ने के लिए क्या करना है, ये एक बड़ा सवाल आज आपके सामने आता है। सबसे पहले हमने किसानों को किसान उत्पादक कंपनी के बारे में बताना है कि भाई क्या कंपनी है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों हमने ये कंपनी बनाई है। अक्सर किसान जब आप इस सवाल में बताओगे तो किसान कहेंगे कि हम कोऑपरेटिव के मेंबर हैं और कोऑपरेटिव के मेंबर में आज तक हमारे को कुछ पता ही नहीं लगा, हमने जो शेयर कैपिटल इसका क्या हुआ। साथियों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोऑपरेटिव जो एक्ट है वो एक्ट काफ़ी पुराना है। उस कोऑपरेटिव एक्ट में किसानों को जो कि उसके जो सदस्य होते हैं उसकी लिमिटेड सी उनके पास फैसिलिटी होती है, उसमें सरकारी अधिकारियों का ज़्यादा दखलंदाजी होती है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव ज़्यादा अच्छे से चल नहीं पाते। जो प्रोड्यूसर कंपनी जो एक्ट है ये सरकार ने बड़े सोच समझ के इस भावना से बनाया है कि प्रोड्यूसर कंपनी की सारी मालिकाना जो हक हैं वो किसानों के पास है। इसमें जो सदस्य किसान हैं उन्होंने बिजनेस करने से पहले किसी से नहीं पूछना, सिर्फ जो लाभांश वितरित करना है आपने
वो आपने साल के बाद में वितरित करना है। उसके लिए भी आपको किसी से नहीं पूछना। तो प्रोड्यूसर कंपनी में किसानों को बहुत ज़्यादा आज़ादी है, फ्लेक्सिबल है। प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो पूरे देश के लेवल पे काम कर सकती है, जबकि जो सहकारी समिति होती है वो जिस राज्य में आपने इसको रजिस्टर किया है उसी राज्य में वो काम कर सकती है। तो जब आप किसानों से इसके बारे में बताइए भी ये एक नया सिस्टम है, इस सिस्टम के माध्यम से आप अपनी जो आर्थिक आज़ादी है, अपनी जो आर्थिक लेन देन है, उनको आप बड़े अच्छे से कर सकते हो। दूसरा, किसी किसान को अपनी कंपनी में मेंबर बनाने के लिए आपने उसे एक फॉर्म भराना है। वो फॉर्म आप खुद ही लिख सकते हो, उसको मतलब डिजाइन कर सकते हो। उसमें आपने उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, गांव, आधार संख्या, पैन नंबर, एड्रेस, वो किस बैंक से जुड़ा हुआ है, उस बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ताकि कल को आप उसको पेमेंट करेंगे तो आपके पास ये जानकारियाँ पहले से आ जाए। और ये पूरा फॉर्म भर के इसके साथ एक प्रार्थना पत्र भी आप अपना एक पहले से बना के रख सकते हैं। उस प्रार्थना पत्र में ये लिख सकते हैं कि सेवा में चेयरमैन मनोली ग्राम संपदा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और मनोली सोनीपत, जिला सोनीपत, हरियाणा, विषय की कंपनी की सदस्य ग्रहण करने हेतु प्रार्थना पत्र। उसमें ये आगे लिख सकते हैं कि श्रीमान जी, सभी ने निवेदन यह है कि मैं अपना किसान का नाम लिखेगा, सुपुत्र, फिर अपने पिताजी का नाम लिखेगा और अपने गांव का पता लिखेगा, और मैं इस गांव में खेती करता हूं और मैं मनोली ग्राम संपदा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का एक शेयर होल्डर बनना चाहता हूं और इसके लिए मैं अपनी जो शेयर राशि है उसका भुगतान करने को तैयार हूँ। मैं बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स, जिसे निदेशक मंडल कहते हैं, उससे यह निवेदन किया जाता है कि कृपया करके मेरी जो ये प्रार्थना पत्र है इसको कंसिडर करें और इसको अप्रूव करें और मुझे कंपनी की जो सदस्यता है वो जल्दी से जल्दी दी जाए। और उसके बाद वो अपना नाम और अपना हस्ताक्षर करके एक इस तरह की एप्लीकेशन बना के, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, ये एप्लीकेशन बना के जो कंपनी के बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उसके पीछे उसका फॉर्म जो लिखा होगा वो दे दिया जाए। और सप्ताह में एक बार जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो बैठ के मीटिंग कर सकते हैं कि इस सप्ताह में इन किसानों से ये आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन किसानों की हम अपने मतलब जांच पड़ताल करके और उनको कंपनी में सदस्य किसान हम उनको शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जिन किसानों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर देते हैं उनसे उस राशि का चेक लेकर आप कंपनी के खाते में जमा कर दें और कंपनी का जो शेयर सर्टिफिकेट है उसका उसको प्रिंट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करा के उस किसान को दे दें कि आपने कंपनी के इतने शेयर प्राप्त किए हैं और आपको कंपनी अब साल के बाद में जो आपकी शेयर्स पे जो लाभांश बनेगा उसका भुगतान आपको कंपनी कर देगी। तो इस प्रकार से आपका जो है कि किसानों को कंपनी का सदस्य बनने के लिए क्या करना है उसके बारे में आपको ये प्रोसीजर जो मैंने आपको ये बताया, ये आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। अगला सवाल आता है कि किसान कंपनी से क्यों जुड़े। देखिए, कृषि एक किसान का व्यापार है, ये कोई समाज सेवा नहीं है कि कोई किसान की रोजी रोटी खेती बाड़ी से जुड़ी है। और आज किसान अकेला जो खेती का व्यापार कर रहा है जिसके कारण उसकी खेती के व्यापार पर संकट आया हुआ है। आप देखिए, जितने भी व्यापारी हैं इनके अपने संगठन हैं, इन्होंने अपने सिस्टम बना रखे हैं कि हमें कहाँ से कर्ज लेना है, किस रेट से कर्ज लेना है, हमने उस कर्ज का भुगतान कैसे करना है। लेकिन किसान चूंकि उसका व्यापार है, उसका कोई आर्थिक संगठन नहीं है। तो जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो एक प्रकार से किसानों का आर्थिक संगठन है जिसका जो गवर्नेंस है इसको भारतीय कंपनी अधिनियम के धाराओं के तहत इसका जो संचालन है वो किया जाता है। इसलिए जो किसान हैं यदि वो अपनी खेती को बिजनेस के तौर पे करना चाहते हैं, उससे लाभ कमाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं, इसलिए किसानों को एक आर्थिक संगठन खड़ा करने की आवश्यकता है। तो आज मनोली ग्राम के जो किसान हैं उन्होंने अपना एक आर्थिक संगठन भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके अपना एक आर्थिक संगठन पंजीकृत कराया है जिसका नाम मनोली ग्राम संपदा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। और आप इस जो संगठन है इसकी आप शेयर होल्डर बन के इसके मेंबर बन सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे ये आह्वान है कि आप इस खेती बाड़ी का जो व्यापार है आपका, इसको अकेले मत करें। अपनी कंपनी आपकी बनी है, इस कंपनी का आप मेंबर बने, इसमें अपनी शेयर कैपिटल लगाएं। 1000, 2000, 5000 रुपये आपके बैंक खाते में पड़े हैं, उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा। ये अगर आप 5000 रुपये कंपनी के खाते में रखेंगे, कंपनी की ताकत मजबूत होगी, कंपनी मजबूत बनेगी। आपके बच्चे कल को जो बाहर नौकरियां ढूंढते हैं कंपनियों के लिए, गाँव में कोई कंपनियां है ही नहीं,
जब भी आपकी कंपनियां मजबूत बनेंगी तो आपके बच्चों के लिए एक नौकरियों के अपने नए रास्ते खुलेंगे। आपको जान के अचंभा होगा, हर नए राज्य के अंदर 50 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बनने जा रही हैं। जो ये कंपनियां बनने जा रही हैं, इन कंपनियों में जो एम्प्लॉयज हैं वो कहाँ से आएंगे? वो आपके गांव से ही आएंगे। और कंपनियां जैसे जैसे अपना विकास करेंगी, तरक्की करेंगी, इनमें नौकरियां पैदा होंगी। नौकरियां पैदा होंगी, आईटी सेक्टर की नौकरी पैदा होगी, इसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट की नौकरी पैदा होगी, इसमें एग्रीकल्चर टेक्निकल कंसल्टेंसी की नौकरी पैदा होगी, इसमें अकाउंट्स के लिए नौकरी पैदा होगी। और आपका जो पूरा विचार और जो व्यापार विनिमय है, ये पूरा काम कंपनी के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए किसान भाइयों, आप इस कंपनी से जरूर जुड़े, कंपनी को मजबूत करें। मेरा लक्ष्य है इस कंपनी के अंदर 5000 किसानों को जोड़ने का है। 5000 किसान यदि 2-2 हजार रुपये अगर लगाते हैं तो 1 करोड़ रुपए की कैपिटल कंपनी के खाते में इकट्ठा होती है। साथियों, अगर हमने 1 करोड़ रुपए की पूंजी अपने लिए इकट्ठा कर ली तो हम गेहूं खरीद का काम भी कर सकते हैं, हम सब्जी खरीद का काम भी कर सकते हैं, हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, हम अपने उत्पादों को कंज्यूमर तक सीधे लेके जा सकते हैं। आज साथियों आप देखो, आपके खेतों से सामान उठ के जब वो कंज्यूमर तक जाता है, वो सामान रास्ते में उसके अंदर मिलावट भी हो सकती है, उसके अंदर कोई ऐसा खतरनाक जो पदार्थ जो कि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी लगाया जा सकता है। लेकिन जब वो पदार्थ लोग खाते हैं तो उनको नई नई बीमारियां होती हैं। तो उस समय उनके मन में भाव होता है कि किसान जो उत्पादन कर रहा है वो ईमानदारी से नहीं कर रहा है, जबकि आपने जो उत्पादन किया वो पूरी ईमानदारी से किया। और वो उत्पादन आपको जब ये पता ही नहीं है कि वो किसके पेट में जा रहा है, कौन उसको लेके जा रहा है। यदि हमारे किसानों की अपनी कंपनियां होंगी तो किसान उन उत्पादनों को अच्छी गुणवत्ता के आधार पर पैदा करेंगे, पूरी ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करेंगे, और उसके बाद किस कंज्यूमर तक वो उत्पादन जा रहा है, वो प्रोडक्ट आपका जा रहा है, इस काम को भी आपके ही किसान या आपके बच्चे इस बिजनेस में लगेंगे। तो आप पूरी जो इकोनॉमी है, प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक, इसमें फार्मर का शेयर बढ़ना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आपसे निवेदन किया जाता है कि जल्दी से जल्दी इस कंपनी के सदस्य बने। अगला सवाल है कि किसानों को कंपनी से जुड़ने का क्या फायदा होगा। साथियों, अभी मैं काफी समय से बात कर रहा हूं कि किसानों को कंपनी से जुड़ने का क्या फायदा होगा। मैं आपको फिर एक अलग ढंग से बात समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला जो फायदा है वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। आज हमारी मार्केट में कोई से नहीं है किसानों की। यदि हम एक कंपनी में जुड़ते हैं, हमें कोई सामान चाहिए, फॉर उदाहरण के तौर पे आपको दीमक को काबू में करने के लिए दवा चाहिए, या आपको किसी खरपतवार को खत्म करने के लिए आपको दवा चाहिए। आज आप वो दवा बाजार में जाते हैं, आपको दुकान पे जाते हैं, दुकान पे आपको उस दवा चाहिए होती है 1 लीटर, तो आपको उसके MRP के ऊपर ही दवा खरीदनी पड़ती है। लेकिन यदि कंपनी के 5000 सदस्य हैं, 5000 सदस्यों को 2-2 लीटर दवा चाहिए, तो कंपनी को 10,000 लीटर की दवाई की रिक्वायरमेंट है। जब कंपनी को पता है 10,000 लीटर तो हमारे घर में ही खर्च हो नहीं है, तो कंपनी आपके लिए जो दवा बनाने वाली कंपनी है उससे 6 महीने पहले ही रेट नेगोशिएट कर लेगी, उससे रेट तय कर लेगी, क्वालिटी तय कर लेगी। और जब आपको उस दवाई की आवश्यकता होगी, उस समय कंपनी आपको सप्लाई करेगी, आप नकद भुगतान करेंगे। कंपनी को एक ही जगह पे 10,000 लीटर का ऑर्डर मिल जाएगा, तो कंपनी आपको जो रेट बताएगी वो रेट आपको जो MRP पे रेट मिलता है उससे बहुत कम होगा। तो आपको पहला मुनाफा तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का हो जाएगा। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा लाभ है, अपने उत्पादन को क्वालिटी के ढंग से बेच उसको पैदा करके सीधे कंज्यूमर तक पहुंचाना। साथियों, ये काम हम नहीं कर सकते, हम खेतों में अधिक से अधिक हमें समय लगाना पड़ता है। जो समय बचता है वो हमारे घर के जो दूसरे काम है, पशुओं के काम है, उनमें हमारा लग जाता है। लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर हम ऐसे किसान जिनके पास या तो जमीन नहीं है या जो पढ़े लिखे हैं, जो अपना समय बाहर जाके लगा सकते हैं, वो बाहर जाके नौकरी ढूंढते हैं। यदि हमारी कंपनी के पास 5000 फार्मर्स की सदस्यता है और 5000 फार्मर्स को यदि एक MBA व्यक्ति मिल जाता है जिसको हमने 25,000 रुपये की तनख्वाह देनी महीने की, तो एक किसान के हिस्से में मात्र 5 रुपये आते हैं। 5 रुपये खर्च करके उस किसान को एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो उसके उत्पादन के लिए बिजनेस डेवलपमेंट का काम करेगा, मार्केटिंग का काम करेगा, और उसके काम से जो उत्पादन हमारे खेतों में हो रहा है वो हमारा अच्छे से बिकने लगेगा। जब अच्छे से बिकने लगेगा तो जाहिर सी बात है जो हमें दाम नहीं मिलते हैं वो हमें ज़्यादा मिलेंगे। अभी मैंने ऐसा भी देखा है कि हमें सिर्फ अपनी निकटतम मंडी की बात पता होती है, बाहर मंडियों में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं होता। जो आंकड़े अखबारों में पढ़ते हैं ये आंकड़े 90% 80% तक ठीक होते हैं, लेकिन यदि हमें 100% सही जानकारी मिले कि अब इस फसल की यहाँ डिमांड है,
मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। यमुनानगर जिले के अंदर एक जगह सडोरा, जहाँ पे गोभी का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। मेरे ख्याल से 5 से 6 हज़ार एकड़ इलाका है जहाँ गोभी का उत्पादन होता है। जो सडोरा की मंडी है, वहाँ पर गोभी का जो रेट किसानों को मिलता है वो मात्र 1 रुपया 2 रुपये किलो मिलता है सीजन के अंदर। यदि किसान उसी गोभी को जयपुर की मंडी में या जोधपुर की मंडी में जाके बेचे तो उनको रेट 5-6 रुपया किलो भी मिल सकता है, लेकिन एक किसान अपनी गोभी को वहाँ लेके नहीं जा सकता। यदि किसानों का संघ बना हुआ है, उसके पास लाइसेंस है, उसके पास सारी कानूनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो 1 या 2 किसान ऐसे जिनके पास खेती की जोत कम है लेकिन पढ़े लिखे हैं और बाहर जाके काम कर सकते हैं, कंपनी उनको हायर करके उनको अपने हिसाब से जो उनका पर डे का ऑनरेरियम बनता है उस पे आधार पे बाहर भेज सकती है कि आप जाके हमारे लिए मार्केट ढूंढिए और हमारी जो प्रोडक्ट है इसको बाहर भेजने में हमारी मदद कीजिए। तो प्रत्येक जो किसान जो हिस्सा आएगा वो बहुत कम आएगा और जो रोजगार मिलेगा वो हमारे किसी किसान साथी को मिलेगा या किसी किसान परिवार के बच्चे को मिलेगा और वो जाकर अपनी जो हमारी क्रॉप है उसको अच्छी जगह पे अच्छे रेट के अंदर बेच पाएंगे। साथियों, मार्केट के अंदर जाके मार्केट की जो डायनामिक्स है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम पूरा ध्यान, हमारा फोकस खेती के उत्पादन पे होता है, हमारे वैज्ञानिक साथियों का पूरा ध्यान उत्पादन बढ़ाने पे होता है। जब उत्पादन बढ़ जाता है तो मार्केट में रेट गिर जाता है, तो उस स्थिति में किसान की मेहनत, वैज्ञानिक की मेहनत वो बिगड़ जाती है, वो खराब हो जाती है। यदि हमारे किसान साथी इस संघ से जुड़े, इस कंपनी से जुड़े, तो कंपनी प्रयास करके उन जो किसानों के लिए मार्केट है उसको ढूंढने का प्रयास करेगी। ये कंपनी के लिए भी बिल्कुल नया काम है और कंपनी किसान से अलग नहीं है। हमारे को शाम को जो समय हम इधर उधर बैठने में गुजारते हैं, हम शाम को सारे कंपनी में इकट्ठे हों, उस दिन कंपनी में क्या हुआ उसके बारे में बातचीत करें, आगे का प्लान बनाएं और कंपनी में क्या क्या नए नए मौके कंपनी ने ढूंढे उसके बारे में बातचीत करें। ये सब काम साथियों अगर हम करने लग गए तो देखना हमारी कृषि की जो हालत है ये बहुत बदल जाएगी। ऐसी नहीं रहेगी कि हमें हर बार नुकसान उठाना पड़े, मौसम की मार से हम परेशान हो जाएं, इंश्योरेंस कंपनी हमसे प्रीमियम ले और हमारे को उसका भुगतान ही ना करें। यदि हमारे साथ एक पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट बॉडी होगी, तो हम कानूनी जो प्रावधान हैं उनको समझ के कंपनियों से डील करके अपने किसानों के लिए अच्छे एवेन्यू खोल पाएंगे। अगला सवाल जो आया है मेरे सामने वो आया है कि किसान कंपनी से जुड़ने के बाद अपनी फसल के लिए क्या क्या कर सकते हैं। साथियों, कंपनी कोई अलग चीज़ नहीं है, कंपनी किसानों की ही कंपनी है। आप कंपनी में समय लगा रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कंपनी के अंदर जो मौके आ रहे हैं, उदाहरण के तौर पे कोई कंपनी सोनीपत में आ गई और वो कहती है कि हमारे को ब्रोकली चाहिए। अब ब्रोकली चाहिए, उन्होंने अपने 20-25 एकड़ की रिक्वायरमेंट बता दी, इतना प्रोडक्शन चाहिए हमारे को, तो हम मिलकर आपस में तय कर सकते हैं कि भाई इतना ब्रोकली लगा लो कि अगर ये कंपनी ना खरीदे तो हम अपने बेच लें इसको, और कंपनी खरीद ले तो उससे बहुत अच्छी बात है। तो हम एक कैलकुलेटेड सा रिस्क लेके कंपनी से एग्रीमेंट करके उसमें चाहे तो हम फिक्स प्राइस पे बात कर लें कि भाई तुम हमें मार्केट रेट का पता नहीं है, तुम फिक्स प्राइस पे एग्रीमेंट कर लो और उस एग्रीमेंट पे आपको खरीदनी पड़ेगी। और वो काम करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, कंपनी से एक मिनिमम बैंक गारंटी की मांग कर सकते हो कि भाई आपको जो उत्पादन आप हमसे लगवा रहे हो उसकी 50% वैल्यू की बैंक गारंटी आप हमारे को दो, तब हम आपका ये उत्पादन लगाएंगे। उससे आप लोगों को बिजनेस करने में आसानी होगी, कंपनी भागेगी नहीं और कंपनी उतनी ही बात आपसे करेगी जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। तो साथियों, ये सब सारे काम करके हम ये इस तरह से हम अपने कृषि का जो हमारा कार्य है इसको अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से, मैनेजमेंट के तरीके से इसको कर पाएंगे। अगला सवाल हमारे सामने जो आ रहा है कि किसान को उसकी फसल तैयार होने के बाद बाजार में किस रेट पर बेचा जाएगा। साथियों, ये रेट जो आपने तय करना है, ये रेट आपने मिलकर तय करना है। पहले तो बात आएगी प्रोडक्शन कॉस्ट की कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है। जो किसान अपनी फसल की मार्केटिंग कर रहे हैं अभी, जो डायरेक्ट आड़ती को बेच रहे हैं या डायरेक्ट अपने किसी बड़ी मंडी में भेज रहे हैं, वो वैसे ही बेचते रहें। केवल कुछ परसेंटेज अपनी, जिसके अंदर आपको पता है आपने कुछ वैल्यू ऐड करी है, इसमें लो केमिकल है या अच्छी क्वालिटी है, साफ सुथरी है, उसको आप अपनी इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद आपकी कंपनी के पास एक गाड़ी की, वैन की सुविधा है,
उस कंपनी उसके जरिए आप उस सामान को रिटेल करें। आपको मालूम है कि रिटेल करने के बाद जो सामान होता है उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है, तो आप जितना ज़्यादा अपने सामान को रिटेल कर पाएंगे उतना ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। और जो ये रेट है, ये रेट जो है ये हर रोज का तय होता है। आपको कंपनी में 2-4 आदमी ऐसे लगाने पड़ेंगे जिन पे आप यकीन करते हैं, जिन पे आप विश्वास करते हैं, और वो जो 2-4 आदमी हैं उनके साथ आप संपर्क में रहिए कि कंपनी जो है वो किस रेट पे सामान बेच रही है। आप इसका हिसाब एवरीडे बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि किस रेट पे बेचना है। क्योंकि देखो साथियों, आप अभी तक सिर्फ उत्पादन पे ध्यान दे रहे हो, सारा समय उत्पादन पे लगाते हो। जब मार्केटिंग की बात आती है तो आप पेड़ के नीचे बैठे होते हो, उधर आपका सामान बिकना होता है और उसी समय आपको नुकसान होता है। तो यदि आप प्रोडक्शन के लिए अपना एक सिस्टम विकसित कर लोगे और वो सिस्टम धीरे धीरे आपके लिए काम करेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके अंदर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की खपत उसमें होने लगेगी और आपको अधिकतम लाभ उसमें प्राप्त होगा। अगला सवाल साथियों आ रहा है मेरे सामने, बीज दवाई खाद में कंपनी को कैसे मदद मिलेगी। साथियों ये तो बहुत, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। आपकी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रिंसिपल है, आप अपने रिक्वायरमेंट इकट्ठा करें और वो रिक्वायरमेंट इकट्ठा करके कंपनी को बताएं। कंपनी फिर जो इसके बनाने वाले हैं बीज दवाई खाद, उनसे बात करके आपके लिए व्यवस्था करेगी। जो अगला सवाल साथियों जो मेरे सामने आ रहा है कि किसानों का जो उत्पाद है उसको उत्पादन कंपनी लेगी या नहीं लेगी, या किन शर्तों पर लेगी। देखिए साथियों, कंपनी जो है अभी वो बिल्कुल शुरू हुई है। आपसे उत्पादन लेना है या नहीं लेना है, इस चीज के बारे में आपने कंपनी ने मिलकर तय करना है। कंपनी आपसे उत्पादन जब लेगी जब कंपनी को आगे बेचने का कोई रास्ता होगा उसके पास। अभी कंपनी के पास आगे बेचने का रास्ता फिलहाल तो है नहीं। अभी तो कंपनी ये प्रयास कर रही है कि किस तरह से किसानों को सस्ते आदान मिलने लगे, कंपनी में कुछ पूंजी इकट्ठी हो जाए, और कंपनी ने एक सामान बेचने के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था कर ली है ताकि कुछ रिटेलिंग शुरू हो सके। तो एक गाड़ी छोटी, जिसको छोटा हाथी बोलते हैं, टाटा एस बोलते हैं, उतना भर सामान को लेने की कंपनी के अंदर भी आज की तारीख में हैसियत है। अगर वो सामान लेकर कंपनी बेचने लगती है, अपने सामान को बेचने लगती है, और लोगों को ये पता लगता है कि हमारा जो ये सामान है ये हम किसानों से डायरेक्ट खरीद रहे हैं, ये क्वालिटी है इसके अंदर, तो धीरे धीरे करके जब इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आपसे जो कंपनी है वो सामान की क्वांटिटी को बढ़ाएगी और रेट को भी आप लोग मिलकर ही तय करेंगे। कंपनी आपसे अलग नहीं है, आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं। आप अपना एजेंडा कंपनी में रख सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं भी हमारे को जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है और आप इसको इतने में बेच रहे हैं, जो मार्जिन कंपनी ले रही है वो मार्जिन भी आप ही का है, वो मार्जिन भी आपको मिल जाना है। कंपनी का जब पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद वो मार्जिन आपके पास ही आना है जितने शेयर आपके पास हैं। तो साथियों आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी जो है वो सारा लाभ कंपनी कमा रही है। कंपनी अपने आप उस लाभ को कहीं नहीं लेके जा सकती, वो लाभ एक दिन आपको ही मिलना है। तो बेटर है कि आप कंपनी में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने एजेंडा रखिए, कंपनी के अंदर बातचीत कीजिए, और बातचीत करने के बाद आप देखिए कंपनी क्या रेट से सामान बेच रही है। जो लाभ आपको अभी मिल सकता है उसको अभी आप कंपनी से मांग कर सकते हैं कि हमारा जो रेट आप वो इंक्रीज कर दीजिए। तो इस प्रकार से साथियों आप कंपनी से उत्पादन खरीदने और बेचने का जो काम है वो आप ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल जो मेरे सामने आ रहा है साथियों, कंपनी के शेयर लेने के बाद किस तरह की हिस्सेदारी होगी। आप कंपनी के जितने शेयर खरीदते हैं आप कंपनी में उतने हिस्सेदार हैं। उदाहरण के तौर पे आपने अगर 1000 रुपये लगाए हैं तो आपके पास कंपनी के 100 शेयर हैं, तो 100 शेयर हैं तो आपकी कंपनी में जो हिस्सेदारी है वो कंपनी के कुल जो जितने शेयर हैं उसमें आपके जितने शेयर हैं उसका जो परसेंटेज है उतनी आपकी हिस्सेदारी है। तो आप कंपनी की जो शेयर होल्डिंग बॉडी है, जो एजीएम है, उसके अंदर आपकी अपने शेयर के अनुसार आपकी हिस्सेदारी है। यदि आपके शेयर ज़्यादा हैं तो आपकी हिस्सेदारी भी ज़्यादा है। और साथियों ये जो कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है, ये एक लोकतांत्रिक प्रिंसिपल पर आधारित होता है। इसमें शेयर होल्डर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, और आपकी कंपनी पूरी इन सब को मिला के कंपनी बनती है। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के, उनको प्रमोटर भी कहते हैं, और ये शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक होते हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक तरह से कंपनी के नुमाइंदे होते हैं जो आपके बीच में से ही चुने जाते हैं। इनका चुनाव आप राजनीतिक आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि जो सारा काम है ना आपकी कंपनी में वो डायरेक्टर्स ने करना है। जो निर्णय वो आपके जो डायरेक्टर्स ने लेने हैं,
यदि आप इसके अंदर पॉलिटिकल आधार पे इनको चुन देंगे तो काम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। आपने तो इसमें फाइनेंशियल आधार पे, इनकी क्वालिफिकेशन के आधार पे, इनके काम करने की जो स्पिरिट है उसके आधार पे आपने जो डायरेक्टर्स का चुनाव करना है। जब आपने जो डायरेक्टर्स का चुनाव करना है उस समय आपको वोटों की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जो एक शेयर है वो आपका एक वोट है। यदि आपके पास 100 शेयर है तो आपके 100 वोट है। जब आप अपने इनकी कंपनी के सारे जो मामले हैं इनके बारे में कोई वोटिंग होगी उस समय आपकी हिस्सेदारी के अनुसार आपकी वोटिंग कंपनी में तय होगी और आपकी जो पूरी कंपनी है उसमें जो सारे फैसले हैं वो आपके द्वारा ही लिए जाएंगे, आपके वोट्स के आधार पर लिए जाएंगे। तो आपको वोट्स की जरूरत कब पड़ती है? जब कुछ ऐसा लगता है कि कोई कंपनी में आधे लोग चाह रहे हैं कि हम इस तरफ जाएं, आधे लोग चाह रहे हैं इस तरफ जाएं, उस समय कंपनी के अंदर वोटिंग करने की जरूरत पड़ती है। और जो लोकतांत्रिक तरीके से 50% से अधिक 51% वोट जिन ग्रुप के पास होते हैं वो बात उसकी वो कंपनी के अंदर जो है वो स्वीकार्य होती है। और जबकि ऐसा नहीं है कि हर जगह पे यही रूल लागू होता है। जो कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जहां पे 75% वोटों की हमारे को जरूरत पड़ती है। और ऐसा भी नहीं है कि यदि किसी के पास ग्रुप के पास 76% वोट है वो अपनी मनमर्जी कर लेगा। जो कंपनी के उद्देश्य हैं केवल उन्हीं की प्राप्ति के लिए ही वो काम किया जा सकता है। यदि कोई ग्रुप मैनेजमेंट का सदस्य, कोई किसान और जो मेजॉरिटी ग्रुप के अंदर हैं वो यदि कंपनी के उद्देश्यों के खिलाफ कोई काम करते हैं तो जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो उनको अदालत में भी लेके जा सकता है और जो कानूनी जो प्रावधान है उसके तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो साथियों इसमें कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है। हम आपको जो कंपनी जो कानून है उसके बारे में समय समय पर बाकायदा पूरी जानकारी देंगे, ट्रेनिंग देंगे, आपको सिखाएंगे। एक सवाल साथियों मेरे सामने आया है कि जो एग्रोनॉमिक सर्विसेज हैं यानी जो तकनीकी सेवाएं हैं वो कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी या नहीं, या ये शेयर होल्डर किसानों के लिए होंगी या दूसरे किसानों के लिए नहीं होंगी। साथियों जो एग्रोनॉमिक सर्विसेज हैं वो कंपनी द्वारा किसानों को शुरुआती पीरियड में वो उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा है। इसके लिए जो कंपनी के अंदर हमारे मौजूदा टीम है, जो कंपनी के अंदर मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, जो कि कंपनी के अपने किसान उत्पादन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, जैसे प्रिसीजन फार्मिंग है, पॉली हाउस है और आपके यहाँ स्वीट कॉर्न है। इस तरह के जो किसान जो जागरूक हैं और बहुत अच्छी ढंग से अपने खेती कर रहे हैं वो सब हमारे तकनीकी कंसल्टेंट हैं। तो यदि किसी किसान को किसी विशेष जानकारी की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले तो उसको कंपनी के अंदर ही सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। यदि उसके बाद भी उसको किसान को लगता है कि मेरी संतुष्टि नहीं हुई है तो उसके बाद कंपनी कृषि विज्ञान केंद्र, जिला जो कृषि निदेशक का कार्यालय होता है वहां से या फिर ICR से जिस भी लेवल से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी कंपनी आपके लिए उस स्तर का प्रयास करेगी। जहाँ तक बात बची दूसरे किसानों के लिए, साथियों ये किसानों की कंपनी है और दूसरे किसानों के प्रति जो हमारे मेंबर नहीं है उनके प्रति भी जो ये कंपनी है ये सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। यदि किसी किसान भाई को कोई समस्या है तो वो कंपनी के जो ऑफिस है कंपनी के कार्यालय से संपर्क कर सकता है और कंपनी बेहिचक उस किसान की यथासंभव मदद करेगी। अगला सवाल जो मेरे सामने आ रहा है वो है कि कंपनी का बिजनेस स्टाइल कैसा होगा। साथियों कंपनी का जो बिजनेस स्टाइल है वो एक कोऑपरेटिव का जैसे बिजनेस होता है उस प्रकार से कंपनी बिजनेस करेगी। हम ये मानते हैं कि जो कंपनी के सदस्य हैं वो भी कंपनी के एक तरह से उपभोक्ता ही हैं। सबसे पहले हमने अपने अंदर के अपने घर की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनके जो घर की रिक्वायरमेंट है उसको देखना है कि अभी जो हम सामान बाजार से खरीद के लेके आ रहे हैं, मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, रिटेल में लेके आ रहे हैं, चाहे वो खेती का सामान है या हमारे घर का सामान है, तो जो कंपनी है वो सबसे पहले ये दिखेगी हमारे किसान भैया को क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उन सभी रिक्वायरमेंट्स की जरूरतों की पूर्ति के लिए कंपनी काम करेगी। तो कंपनी का जो बिजनेस स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं होगा लेकिन एक कोऑपरेटिव नेचर का होगा। खेती बाड़ी से जुड़े संबंधित जितने भी मसले हैं, मामले हैं, जो कंज्यूमर तक सामान भेजना है या कंज्यूमर तक कोई हमने सेवाएं भेजनी है, वो सारे जो काम हैं वो सब चीज़ें करेगी कंपनी। उत्पाद खरीदने बेचने, कंसल्टेंसी करने, प्रोसेसिंग करने, इस संबंधित सारे काम करेगी। एक सवाल फिर आया मेरे सामने जिसमें लिखा गया कि कंपनी के शेयर रिटर्न करने का क्या प्रोसेस है। किसान साथियों सरकार ने इस बात का बड़ा ध्यान रखा है, इस बात का किसानों का, कि बहुत से किसान इस कंपनी में आना चाहेंगे
कुछ किसान इस कंपनी से छोड़ के जाने की भी चेष्टा करेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है कि कोई किसान यदि शेयर होल्डर है तो उसके शेयर किसी दूसरे किसान को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ना कि किसी दूसरे बिजनेसमैन को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, या किसी नॉन किसान मेंबर को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। सबसे पहले जो किसान अपने शेयर वापस करना चाहता है वो अपना एक प्रार्थना पत्र कंपनी का जो निदेशक मंडल है उसको बताएगा कि जी मेरे पास इतने शेयर हैं और मेरे ऊपर कंपनी की कोई लेनदारी नहीं है, मेरा हिसाब बिल्कुल क्लियर है और मैं ये शेयर आगे नहीं रखना चाहता, कृपया करके मेरे जो शेयर हैं वो मेरे से ले लिए जाएं। तो कंपनी का जो निदेशक मंडल है वो सबसे पहले अपने अंदर जो मौजूद किसान हैं उनके सामने बात रखेगा कि अमुक किसान हैं जो अपने शेयर वापस करना चाहते हैं। यदि कोई किसान इनके शेयर खरीदना चाहता है, ट्रांसफर कराना चाहता है, तो आप उतना पैसा इन किसान को ट्रांसफर कर दीजिए, तो कंपनी अपने रिकॉर्ड में वो शेयर आपके नाम से दोबारा इशू कर देगी। तो इस प्रकार से एक किसान के शेयर दूसरे किसान को ट्रांसफर हो सकते हैं। यदि कोई किसान ऐसा है जो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, वो उस दूसरे किसान जो शेयर होल्डर है उसके शेयर खरीदना चाहता है, तो भी ऐसा हो सकता है कि जो किसान है वो पहले प्रार्थना पत्र देगा कंपनी के निदेशक मंडल को कि जी मेरे पास ये है एक किसान है जो मेरे शेयर खरीदने का इच्छुक है, और फिर उसके बाद वो जो है उसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। जो किसान ने शेयर खरीदने के लिए कंपनी को पैसे जमा कराने थे वो किसान उस किसान को सीधे उस जितनी शेयरों की कीमत है वो उनको ट्रांसफर कर देगा और कंपनी उस नए किसान के नाम वो शेयर ट्रांसफर कर देगी। अब कई बार साथियों सवाल ये आता है कि फाइनेंशियल ईयर बीच में चल रहा है और आधा साल बीत चुका है और कोई किसान ये चाहता है कि मैं शेयर वापस कर दूं, तो ऐसे केस में साथियों ऐसे केस में क्या होगा कि जो कंपनी आपके शेयर की वैल्यू है, जो आपने फेस वैल्यू पे शेयर खरीदा है, उतना पैसा तो आपको तुरंत मिल जाएगा और साल पूरा होने के बाद आपका जो डिविडेंड बनता था उस दिन तक वो डिविडेंड आपको कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो आपको वो डिविडेंड उसके साल के बाद में वो आपको सबमिट कर देंगे। इसके बारे में आपको एक चिट्ठी भी लिख के दी जाएगी कि आपके शेयर आपको की जो कीमत है आपको मिल चुकी है और आपके शेयर जब तक कंपनी में थे उस तारीख तक का जो डिविडेंड बनता है, जो लाभांश बनता है, वो आपको कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो पूरा होने के बाद वो दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों जो प्रोड्यूसर कंपनी होती है इसके शेयर जो हैं वो वापस किए जा सकते हैं। इसको किसान आपस में एक दूसरे से शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से कि किसानों का ये अपना समूह है, किसानों के द्वारा ही बनाई जाने वाली और चलाने वाली कंपनी है जिसको हम प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। साथ ही सवाल आ रहा है कि किसान कंपनी को जाली नकली समझें, जाली समझें, क्या समझें, कैसे पता लगे ये कंपनी है कि नहीं। साथियों जैसे आजकल आप जानते हैं कि सब व्यक्ति फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने तमाम सूचनाएं हिंदुस्तान भर में जितनी कंपनियां बन रही हैं उन सब कंपनियों के रजिस्टर्ड नंबर, उन कंपनियों के कौन डायरेक्टर हैं, कौन उन कंपनी को चलाते हैं, पिछले साल कंपनी ने एजीएम की थी, कब की थी, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कितना बिजनेस दिखाया कंपनी ने, कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है, कंपनी एक्टिव है या इनएक्टिव है, इस प्रकार की सारी जानकारियां भारत सरकार ने एक वेब पोर्टल पर डाली हैं। उस वेब पोर्टल को आप www.mca.gov.in पर लॉगिन करने के बाद जाकर देख सकते हैं। वहां पे सबसे पहले आप जब उस साइट पे जाएंगे तो आपको एक MCA सर्विसेज के नाम से एक बटन मिलेगा। उस MCA सर्विसेज को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा जाएगा फाइंड CIN। CIN का होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। या तो आप ऐसा कर सकते हैं वहां जाके CIN ढूंढ लें। यदि आपको कंपनी का CIN पता है, नहीं पता तो आप कंपनी के CEO से पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी का CIN नंबर क्या है। जो CIN नंबर होता है वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर भी लिखा होता है। उस CIN को आप लेके आप कंपनी का मास्टर जो डेटा का जो कॉलम है MCA सर्विसेज के अंदर ही उसमें डाल के CIN को आप उस कंपनी का मास्टर जो डेटा है वो देख सकते हैं। मास्टर डेटा में आपको ये पता लगेगा कौन कौन व्यक्ति इस कंपनी में डायरेक्टर है, उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है,
लास्ट एजीएम किस डेट को हुई थी, कितना बैलेंस शीट इस कंपनी ने वहाँ पे अपने दिखाई है। तो साथियों, जब सारी कंपनी की जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट पे अवेलेबल है तो आपको ये मानना चाहिए कि जो कंपनी है ये बिल्कुल असली कंपनी है, इसमें कोई फ्रॉड का काम नहीं है, कोई काम इस कंपनी में जबानी नहीं किया जाता, सभी काम लिख के किए जाते हैं, कोई ट्रांजैक्शन कैश में कंपनी नहीं करती है, सभी ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए की जाती हैं। जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो सारे इस कंपनी में लागू किए जाते हैं ताकि किसानों का जो पैसा है, किसानों की जो शेयर कैपिटल है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, उसमें कोई जरा भी कोई हानि ना हो, और ताकि किसानों का जो विश्वास है इस सिस्टम के ऊपर धीरे धीरे आपका जो है विश्वास डेवलप हो और किसान धीरे धीरे करके आर्थिक समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो सके। तो साथियों, हमने आपसे बताया कि किस प्रकार से कि आप इस कंपनी की जो सच्चाई है वो कंपनी है या नहीं है, वो कागजों पे है या हवा में है, वो आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाके इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अगला जो सवाल आपने पूछा है वो है कि कंपनी की ग्रोथ एवं फाइनेंशियल कंडीशन की जानकारी आपको किस प्रकार से होगी। साथियों, जो किसान कंपनी है आप उसके शेयर होल्डर हैं। कंपनी ने अपना एक ऑफिस ग्राम मनोली में खोला है और कंपनी के अंदर एक सीईओ की अपॉइंटमेंट की गई है। जो सीईओ है वो उस कंपनी के सारे जो काम हैं, जो काम काज है वो उसने देखने हैं। तो आप सीईओ से जुड़िए, उसका फ़ोन नंबर रखिए और जो भी आपको सवाल पूछना है कि कंपनी के अंदर आज हमारी कंपनी में कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, क्या प्रॉफिट हुआ है, ये सारे जो सवाल है आपको ये सीईओ के माध्यम से मिलेंगे। और इसमें हम एक काम और भी करने वाले हैं, हम कंपनी की एक वेबसाइट बनाने वाले हैं और वो कंपनी की वेबसाइट है वो रेगुलरली बेसिस पे अपडेट होगी और उस वेबसाइट को आप अपने फ़ोन के माध्यम से खोल सकते हैं। इस वेबसाइट में दो प्रकार की जानकारियाँ होंगी। एक तो जानकारियाँ हैं पूरी दुनिया के लोगों के लिए, जिसमें कंपनी से कौन कंपनी के मालिक हैं, जो कंपनी अपनी जानकारियाँ लोगों को बताना चाहती है। दूसरी जानकारियाँ जिसके बारे में सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही पता हो सकता है, उसके लिए कंपनी में एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सुविधा हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जहाँ से आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के इस तरह की जो तमाम सूचनाएं हैं वो आप इस में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको किसी विशेष सूचना की आवश्यकता है, उसके लिए जो कंपनी की मीटिंग होती है उसमें आप ये प्रस्ताव रख सकते हैं कि हमारे को इस विषय के बारे में जानकारी रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो आप इसका एक सिस्टम वेबसाइट के अंदर क्रिएट कर दीजिए ताकि आपको ये जानकारी सही समय पे मिल जाए। दूसरा, जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उनको भी आप देख सकते हैं। कंपनी जो खर्चे कर रही है उसके जो वाउचर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। प्रत्येक माह के आखिरी तारीख में कंपनी अपने अकाउंट्स की क्लोजिंग करेगी, तो जब अकाउंट्स की क्लोजिंग करेगी तो उसमें जितने भी खर्च किए हैं उनके बिल आएंगे। कंपनी ने जो पेमेंट्स की हैं उसके बारे में कंपनी आपको अपनी बात जो है अपने जो निदेशक मंडल के सामने उस पूरे खर्चे का ब्यौरा रखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी कंपनी में ट्रांजैक्शन हो रही हैं, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जो कंपनी का लेन देन है, जो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कंपनी की ग्रोथ उसके टर्नओवर पर निर्भर करती है। जो भी आपका इस महीने का आपका जो टर्नओवर है, जो ट्रांजैक्शन है, कंपनी में यदि ट्रांजैक्शन होगी तभी तो कंपनी में प्रॉफिट होगा। यदि कंपनी में सामान लिया जा रहा है, बेचा जा रहा है और नए शेयर होल्डर आ रहे हैं, तो इस प्रकार से आप कंपनी का जो लेखा जोखा है, वो हिसाब किताब है, वो आप सीईओ के माध्यम से भी पता कर सकते हैं, कंपनी के अकाउंट्स भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हैं।